मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सोहन इंस्टीट्यूट में। यूपी टेट और सुपर टेट के लिए पर्यावरण की महत्वपूर्ण प्रैक्टिस के साथ उपस्थित हैं। आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। आइए पहले क्वेश्चन के साथ सेशन की शुरुआत करेंगे। कह रहा है बर्फ से बनाया घर कहलाता है। 4 विकल्प दिया है। इग्लू, रैन बसेरा, बसेरा या फिर हरित गृह। कई बार जो है आपकी यूपी टेट की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा है। आपको बताना है बर्फ से बनाया घर कहलाता है। उत्तर आप लोग कमेंट करेंगे। देखिए बर्फ से बनाया घर कहलाता है इग्लू। कुछ इस प्रकार के देखिए घर होते हैं जिसे इग्लू कहा जाता है। देखिए ज़रूरी नहीं परीक्षा में आपसे हूबहू यही प्रश्न पूछ ले। आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि ये किस जनजाति के घर होते हैं? तो देखिए ये जो हैं एस्किमो जनजाति के घर होते हैं। ये जो हैं एस्किमो जनजाति के घर होते हैं। और दूसरा प्रश्न देखिए आपसे यह भी पूछ सकता है कि ये कहाँ मिलते हैं? ये जो एस्किमो जनजाति के लोग होते हैं, ये कहाँ निवास करते हैं? तो ज़्यादातर ये कनाडा व ग्रीनलैंड में कनाडा व ग्रीनलैंड में मिलते हैं। उत्तर आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए दूसरे प्रश्न के क्रम में आगे बढ़ेंगे। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? भारत में, चीन में, तिब्बत में या फिर नेपाल में? देखिए इस प्रश्न का भी उत्तर शायद आप सभी को पता हो। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी नेपाल में। और दूसरा देखिए माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सर्वोच्च चोटी है। माउंट एवरेस्ट देखिए विश्व की यह सर्वोच्च चोटी है। विश्व की यह सर्वोच्च चोटी है। और दूसरा देखिए हिमालय पर्वत का यह हिस्सा है और इसकी ऊंचाई जो है 8,848.46 मीटर है लगभग। और इसे नेपाल में देखिए क्या कहा जाता है? यह भी प्रश्न आपसे पूछता है। माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। सागर माथा। और माउंट एवरेस्ट को देखिए तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में इसे जो है चोमालुंगमा कहते हैं। चोमालुंगमा। तिब्बत में इसे चोमालुंगमा कहते हैं। उत्तर आपका होगा सही उत्तर होगा फिलहाल माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो नेपाल में। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चंद्र ग्रहण होता है जब ऑप्शन ए कह रहा है पृथ्वी जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है। बी कह रहा है चंद्रमा जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच होती है। सी कह रहा है सूर्य जो है पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच होता है। और डी कह रहा है पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा जब सीधी रेखा में होते हैं। तीसरे प्रश्न के लिए उत्तर करेंगे आप सभी। देखिए ये मान लीजिए आपका सूर्य हो गया और देखिए ग्रहण किस पर लगेगा? तो देखिए चंद्रमा पर लगेगा। किस पर लगेगा? तो चंद्रमा पर। और देखिए सूर्य की जो छाया है वह चंद्रमा पर जो है नहीं पड़ेगी। अर्थात कौन आ जाता है इसके बीच में? तो पृथ्वी देखिए इसके बीच में आ जाती है। उत्तर देखिए आपको मिल गया होगा। कह रहा है चंद्र ग्रहण कब होता है? तो देखिए पृथ्वी जब जो है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है। तो आप बिल्कुल देख पा रहे हैं सूर्य और चंद्रमा के बीच जो है पृथ्वी आ जाती है तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए उम्मीद है उत्तर आपको पूरी तरह से स्पष्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? देखिए यहाँ आपसे पूछा है
कौन जो है पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है, आपसे पूछा है। पहला विकल्प देखिए कह रहा है पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत करना। दूसरा विकल्प देखिए आपसे कह रहा है मानव एवं शेष जगत का अंतर संबंध समझाना। सी कह रहा है पर्यावरण की सही समझ विकसित करना। और डी कह रहा है पर्यावरण के घटकों को समझना। देखिए आपसे पूछा है कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य जो है नहीं है, तो देखिए पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत करना यह पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है, और पर्यावरण की सही समझ विकसित करना यह भी है, और पर्यावरण के घटकों को समझना यह भी जो है पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है निचली कक्षाओं में। देखिए निचली कक्षाओं में क्या नहीं है, तो देखिए मानव एवं शेष जगत का अंतर संबंध समझाना यह निचली कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य जो है नहीं है। इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत करना यह पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है, लेकिन यह हमारा उत्तर इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपसे पूछा है कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य जो है नहीं है। तो देखिए जो सही है वह हमारा उत्तर नहीं होगा। उत्तर आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। पांचवें प्रश्न के लिए आप लोग उत्तर करेंगे। पर्यावरण अध्ययन से पता चलता है, क्या पता चलता है? चार विकल्प दिया है। ऑप्शन ए कह रहा है पर्यावरण संरक्षण जो है केवल सरकार की जिम्मेदारी है। बी कह रहा है पर्यावरण संरक्षण प्रकृति की जिम्मेदारी है। सी कह रहा है पर्यावरण संरक्षण जो है सरकार के साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी है। और डी कह रहा है उपरोक्त सभी विकल्प जो है सही दिया हुआ है। चलिए ध्यान से आप लोग उत्तर करेंगे। देखिए पर्यावरण अध्ययन से पता चलता है पर्यावरण संरक्षण सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है, बिल्कुल नहीं। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन से पता चलता है पर्यावरण संरक्षण जो है सरकार के साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी है। सी आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप सभी उत्तर करेंगे। पूछा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, तमिलनाडु में या फिर मध्य प्रदेश में? देखिए पश्चिम बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क स्थित है। सुंदरबन नेशनल पार्क। और देखिए गुजरात में स्थित है गिर राष्ट्रीय उद्यान, यानी गिर नेशनल पार्क, गिर राष्ट्रीय उद्यान। और देखिए तमिलनाडु में स्थित है गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन पार्क, मरीन नेशनल पार्क। जबकि देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 7 के क्रम में आगे बढ़ेंगे। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? अच्छा क्वेश्चन है और कई बार देखिए आपकी परीक्षा में रिपीट हुआ है यह प्रश्न। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम आयु जो है कितनी होनी चाहिए? चार ऑप्शन दिया है 50 वर्ष, 45 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 30 वर्ष। देखिए किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए और योग्यता क्या होनी चाहिए, तो देखिए भारत का नागरिक हो और उम्र देखिए लगभग 35 वर्ष जो है वह पूरा कर चुका हो। तो उत्तर आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए?
तो 35 वर्ष। आगे बढ़ेंगे। गलत युग्म का चयन कीजिए। अच्छा क्वेश्चन देखिए। ऑप्शन ए में दिया है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में विस्तृत है। बी में दिया है नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व क्या मिजोरम में है। और सी कह रहा है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा में है। और देखिए डी कह रहा है देहांग देबांग बायोस्फीयर रिजर्व जो है अरुणाचल प्रदेश में है। बात करें देखिए ऑप्शन ए की, तो देखिए नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है यह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में विस्तृत है और यह पूरी तरह से सही सुमेलित है। लेकिन आपको बताना है कौन सा युग्म जो है गलत सुमेलित है। बी कह रहा है देखिए नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो है वह मिजोरम में है। तो देखिए यही आपका सही उत्तर हो जाएगा और यही जो है सुमेलित नहीं है। नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो है वह मिजोरम में नहीं है, बल्कि वह विस्तृत है मेघालय में। जबकि देखिए सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा में बिल्कुल सही दिया हुआ है। और देहांग देबांग बायोस्फीयर रिजर्व जो है अरुणाचल प्रदेश में, यह भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो देखिए जो सही है वह हमारा उत्तर नहीं होगा। उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो है वह मिजोरम में नहीं बल्कि मेघालय में है। उत्तर आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए 9वें क्वेश्चन पर चलेंगे। मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, ऐसा सवाल आपसे पूछा है। चार विकल्प दिया है कैडमियम, आर्सेनिक, पारा और डी कह रहा है ये सभी। देखिए आपको बता दें कि कैडमियम की प्रधानता से कौन सा रोग हो जाता है। तो देखिए इटाई इटाई, कैडमियम की अधिकता से देखिए इटाई इटाई रोग हो जाता है। और देखिए आर्सेनिक की अधिकता से देखिए आर्सेनिक के शरीर में अधिकता के कारण जो है ब्लैक फुट नामक रोग हो जाता है। ब्लैक फुट, ब्लैक फुट नामक रोग हो जाता है। और देखिए आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण कहाँ ज़्यादा है, तो पश्चिम बंगाल में। यह सवाल भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। और देखिए मिनी माता रोग जो है ऐसी ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो आपका उत्तर होगा पारा। चलिए उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे। निम्न में से किस देश में लचीला संविधान लागू है। चलिए 10वें प्रश्न के लिए आप लोग उत्तर करेंगे। पूछा है इनमें से किस देश में जो है लचीला संविधान जो है लागू है। ऑप्शन ए में दिया है अमेरिका में, बी में दिया है चीन में, सी में दिया है भारत में और डी में दिया है यूनाइटेड किंगडम। देखिए किस देश में लचीला संविधान लागू है, तो देखिए लचीला संविधान लागू है यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। और देखिए ब्रिटेन की राजधानी जो है कहाँ है, तो लंदन जो है ब्रिटेन की राजधानी है। और देखिए ब्रिटेन का संविधान जो है कैसा संविधान है, तो देखिए मौखिक संविधान है। मौखिक संविधान है। और देखिए संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है, तो देखिए संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वह भारत का है। और आपसे यहाँ से एक प्रश्न और पूछेगा कि संसार का सबसे छोटा लिखित संविधान कहाँ का है, तो आपका उत्तर होगा अमेरिका यूएसए का। अमेरिका यानी यूएसए का सबसे छोटा संविधान, सबसे छोटा लिखित संविधान। और देखिए अमेरिका की
राजधानी क्या है? तो अमेरिका की राजधानी देखिए वाशिंगटन डीसी है, जबकि भारत की राजधानी जो है नई दिल्ली है, आप सभी को पता है। और देखिए ऑप्शन में चीन भी दिया है, और चीन की राजधानी देखिए कहाँ क्या है? तो चीन की राजधानी जो है वह बीजिंग है। चलिए, पूछा था निम्न में से किस देश में लचीला संविधान लागू है? तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आप लोग उत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 11 देखिए आपके सामने है। पूछा है समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? ऑप्शन ए में दिया है अनुच्छेद 23 से 24 में, बी में दिया है अनुच्छेद 14 से 18 में, सी में दिया है अनुच्छेद 19 से 22 में, और डी कह रहा है अनुच्छेद 25 से 28 में। देखिए समता का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार है। मौलिक आधार की बात जो है भाग 3 में की गई है। तो देखिए मौलिक अधिकार की बात जो है कहाँ की गई है? मौलिक अधिकार की बात जो है भाग 3 में की गई है। भाग 3 में की गई है, और देखिए अनुच्छेद 12 से 35 के बीच जो है इनका वर्णन है। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार लिया गया है यूएसए से, यानी अमेरिका से। और यूएसए से ही जो है समता का अधिकार और इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 14 से 18 में है। 14 से 18 में। बी आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। हमने आपको बताया कि समता का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार की बात जो है भाग 3 में की गई है, और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच जो है इनका वर्णन है। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से। और यूएसए से देखिए समता का अधिकार और इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 14 से 18 में है। बी आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में मानव समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि 4 विकल्प देखिए दिया है। ऑप्शन ए कह रहा है यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। बी कह रहा है यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। सी कह रहा है इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। और डी कह रहा है उपरोक्त सभी। चलिए उत्तर करेंगे आप सभी। देखिए यह वास्तविक स्थितियों में सीखने सिखाने के अवसर उपलब्ध कराता है, बिल्कुल सही दिया है। और यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, बिल्कुल सही दिया है। और इसमें देखिए समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, बिल्कुल सही दिया है। अर्थात आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपकी स्क्रीन पर है। पूछा है सही सुमेलित है। ऑप्शन ए में दिया है जारवा जनजाति देखिए अंडमान और निकोबार में पाई जाती है। बी कह रहा है कुकी जनजाति मणिपुर में, और थारू देखिए उत्तर प्रदेश में। डी कह रहा है गोंड जनजाति जो है वह मध्य प्रदेश में निवास करती है। और ऑप्शन ई देखिए दिया है उपरोक्त सभी विकल्प जो है सही सुमेलित हैं। देखिए जारवा जनजाति अंडमान और निकोबार क्षेत्र में पाई जाती है, बिल्कुल सही दिया है। कुकी भी देखिए मणिपुर में। थारू जो है देखिए उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में, बिल्कुल सही दिया हुआ है। और गोंड जनजाति भी देखिए मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो देखिए आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त सभी विकल्प जो है सही सुमेलित हैं। ऑप्शन ई यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। और देखिए जो हमारे साथी नए हैं चैनल पर, देखिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में क्लास को ज़रूर शेयर करें। देखिए मेहनत आप लोगों के लिए ही की जा रही है। समय है, वक्त है, तैयारी आप लोग सुनिश्चित करें अपनी, और लगातार जो है मेहनत करें। प्लेलिस्ट में बहुत सारी प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से जाकर सभी प्रैक्टिस सेट को जो है क्रम से रिवाइज कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ेंगे हम लोग।
प्रश्न नंबर 14 देखिए, कह रहा है 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर को दर्शाता है? चलिए, 1 डिग्री अक्षांश जो है कितने किलोमीटर को दर्शाता है? चलिए, आपसे पूछा है 1 डिग्री अक्षांश जो है कितने किलोमीटर को दर्शाता है? और देखिए जो इस प्रकार से रेखाएँ ग्लोब पर देखिए खींची गई हैं, ये इसी को देखिए अक्षांश कहा जाता है और देखिए इन दोनों के बीच में जो आपको दूरी दिख रही है, प्रत्येक के बीच में, इनकी दूरी जो है कितना होती है लगभग 111 किलोमीटर। आपके ऑप्शन में दिया है, पहले ही ऑप्शन में दिया है, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर। बाकी देखिए 141 किलोमीटर नहीं होगा, 161 किलोमीटर भी नहीं होगा और 191 किलोमीटर भी नहीं होगा। पहला ही ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर को दर्शाता है? तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 111 किलोमीटर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आप लोग उत्तर करेंगे, आपके सामने है। पर्यावरण से संबंधित कौन-सा कथन असत्य है? चलिए, आपको बताना है पर्यावरण से संबंधित कौन-सा कथन देखिए असत्य आपसे पूछा है। ऑप्शन ए कह रहा है पर्यावरण भौतिक तत्वों का समूह है। बी ऑप्शन कह रहा है पर्यावरण हमेशा स्थिर रहता है। और सी कह रहा है देखिए पर्यावरण में क्षेत्रीय विविधता होती है। और डी कह रहा है पर्यावरण नियंत्रण एवं स्वपोषण पर आधारित होता है। उत्तर देखिए आपको बिल्कुल साफ-साफ दिख रहा है। देखिए पर्यावरण जो है हमेशा स्थिर होता है, यही उत्तर जो है आपका गलत हो जाएगा और यही पूछा है। बी आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। पर्यावरण देखिए स्थिर नहीं बल्कि परिवर्तनशील होता है। क्या होता है? तो परिवर्तनशील होता है। चलिए, उत्तर आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लास को यहीं पर रोकेंगे। सेशन कैसा रहा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएँ और जो साथी नए हैं चैनल पर, चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में क्लास को ज़रूर शेयर करें। आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। नमस्कार।